नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो देखिए आर ओ का जो पेपर है उसका सोल्यूशन चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोगों ने मिलाया भी होगा। आज हम यहाँ पे ये एनालिसिस करते हैं कि इस बार जो 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ है आर ओ का, तो उसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये देखेंगे कि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो क्या है, और इसके बाद फिर अभी जो आने वाली इसका कट ऑफ हो सकता है वो क्या हो सकता है। देखिए जो कट ऑफ की बात है वो तो एक मतलब अनुमान ही होगा, क्योंकि एक्चुअल कट ऑफ तो आयोग के थ्रू ही डिसाइड होगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम ये यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास है, भूगोल है, और इन सारी चीज़ों से वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम एक एनालिसिस करते हैं कि लास्ट ईयर से क्या कुछ डिफरेंस है, पेपर के नेचर में क्या डिफरेंस आया है, और इसके हिसाब से जो अभी 17 मार्च को पेपर होने वाला है उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स परीक्षा का, उसमें क्या रणनीति करें कि जिससे बेहतर तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर अप कर सकें। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो 11 फरवरी को पेपर हुआ उसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राचीन भारत का इतिहास है, इससे 2 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 2 प्रश्न तो वही, एक तो रुद्रमा देवी वाला था और दूसरा उसमें हाँ एक गुप्तकालीन प्रशासनिक जो विभाजन आया था कि क्या क्या है उसमें, बीथी है, भुक्ति, विषय, ग्राम, इस तरह से, और रुद्रमा। ये 2 प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे गए थे। मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें तो 9 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इतने प्रश्न मतलब मध्यकाल से नहीं पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो ये 10 प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर देखा जाए तो 21 प्रश्न के आसपास इतिहास से पूछे गए हैं इस बार। अगर भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल से इस बार 22 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि एवरेज लास्ट ईयर का हम देखें 3-4 साल का तो वो 10 से 15 के आसपास रहता। तो इस बार 22 प्रश्न पूछे गए। विश्व के भूगोल से देखें तो इस बार 11 प्रश्न पूछे गए हैं। राज व्यवस्था की बात करें तो 10 प्रश्न पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र से 8 प्रश्न पूछे गए। लेकिन ये जो 8 के 8 हैं, 1 या 2 प्रश्न आप जैसे पिन उन वाला हटा दीजिए, बाकी जो भी प्रश्न थे वो बिल्कुल मतलब एक हिसाब से कोर इकोनॉमी ही थी, और अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए आपको। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश विशेष की बात करें तो 10 प्रश्न जो कि एवरेज है, और पर्यावरण से 4 प्रश्न आए थे जो कि मतलब ठीक ठाक प्रश्न थे, जिन्होंने भी पढ़ा लिखा है अच्छा खासा उन्होंने किया होगा। इसके बाद अगर और हम नीचे आए, जनसंख्या नगरीकरण की बात करें तो 2 प्रश्न आए थे, जिसमें से एक तो वो जनसंख्या घनत्व का एक ऑर्डर मैच करना था आपको, और दूसरा जो था वो अर्बनाइजेशन के बारे में है कि ऑल ओवर इंडिया में अर्बनाइजेशन कितने % है। बाकी करंट अफेयर से 19 प्रश्न आए, और भौतिक विज्ञान इस बार बड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा, इससे 11 प्रश्न पूछे गए, जो कि एवरेज हर साल अभी हम 2014 से अगर इधर का पेपर देखें तो 2-4-5 प्रश्न से ज़्यादा नहीं होते हैं फिजिक्स से। लेकिन इस बार 11 प्रश्न आए, और जो 11 प्रश्न थे वो भी ऐसे ऐसे प्रश्न थे कि जिनके बारे में नॉर्मली हम ध्यान नहीं देते हैं। मतलब बिल्कुल अलग टाइप का नेचर था उन सारे प्रश्नों का। इसके बाद अगर रसायन विज्ञान से बात करें तो रसायन विज्ञान से तो खैर मुझे कोई मिला नहीं प्रश्न वहाँ पे, और जीव विज्ञान की बात करें तो 4 प्रश्न आए थे। तो ये जो उल्टा हो गया है, मतलब जीव विज्ञान से ज़्यादा आते हैं, भौतिक विज्ञान से कम आते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये रिवर्स चल गया। गणित रीजनिंग में वही 15 प्रश्न जो हमेशा आते हैं, और विविध की बात करें तो चित्रकला है और सारी चीज़ों से इस बार 3 प्रश्न ये पूछे गए हैं। तो ये पूरा ओवरऑल एक डिवीजन था कि जो अभी लास्ट ईयर जो अभी आर ओ का पेपर हुआ उसमें इस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए इसमें लगभग ट्रेंड पिछला ही जैसा रहा है। हाँ, लेवल की बात हम अभी नहीं करेंगे कि लेवल कैसा रहा पेपर का, क्योंकि इस बार के पेपर में ये देखने में आया कि जो एसर्शन और रीजन इस तरह के जो प्रश्न आए थे वो बहुत ज़्यादा थे। आप चाहे जियोग्राफी को ले लीजिए, चाहे इकॉनमी को ले लीजिए, चाहे आप राज व्यवस्था को ले लीजिए, या यूपी स्पेशल को भी ले लीजिए, तो उसमें एसर्शन और रीजन के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। और वो प्रश्न मतलब कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थे। अब जैसे एक प्रश्न खैर मुझे याद है कि जियोग्राफी का ही है कि लाल मिट्टी का रंग पूछा गया था कि लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है, और उसका जो रीज़न दिया गया था उसमें कहा गया था कि जो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं, आप लाल मिट्टी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे पढ़ने के लिए। लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया गया था इस बार के पेपर में। अभी पिछले साल के अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा असर्शन रीजन के प्रश्न नहीं आए थे। तो ये सारा जो था इस बार के आर ओ के एग्जामिनेशन में था।
अब यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात देखें तो देखिए 2016 में अगर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ देखें तो 129 गया था आरओ का, और एआरओ का 127 गया था। 2017 की बात करें तो जो अनरिजर्व का आरओ का कट ऑफ था 122 था, और जो एआरओ का कट ऑफ खैर मेरे 115 थे तो मेरा हुआ था एआरओ में, तो उससे कम ही रहा होगा। तो ये पूरा डिटेल 2 सालों का कट ऑफ का था, 2017 और 2016 का। 2021 का एक्चुअल कट ऑफ मुझे खैर अभी तक मिल नहीं पाया, तो वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता पा रहा हूँ। तो इस तरह से जो लास्ट ईयर के कट ऑफ हैं इनका ये रेशियो है कि 129 130। लेकिन आप देखिए 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं कट ऑफ के लिए। एक तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, और दूसरी चीज़ें कि पेपर का नेचर। ये 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कट ऑफ के लिए। आप खैर जानते होंगे कि 10 लाख के आसपास इस बार फॉर्म पड़े थे, और उसमें से आयोग ने खैर कल ही अपना प्रेस नोट जारी किया है। उन्होंने कहा कि 60 या 62% के आसपास की अपियरिंग रही एग्जामिनेशन में। तो इसका मतलब हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि 6 लाख के आसपास लोगों ने पेपर दिया है। अब 6 लाख के आसपास लोगों ने पेपर दिया। देखिए हमेशा 6 लाख तो पेपर नहीं देते थे, इससे पहले की अगर हम बात करें तो 2 ढाई 3 ऐसे ही लाख के आसपास पेपर लोग देते थे, उसी में से सिलेक्शन होता था। लेकिन इस बार तो 6 लाख हैं, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं आयोग के जो कि थोड़ा सा एसर्शन रीजन वाले, मतलब उसमें ये है कि जब तक आप पूरी तरीके से श्योर ना हो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक हिस्ट्री का प्रश्न बताता हूँ, जिसमें कि महात्मा गांधी वाला था कि, हाँ ये प्रश्न है कि इसका जो अभिकथन दिया गया था, यानी एसर्शन जो दिया गया था, स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। उसका रीजन दिया गया था कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। अब ये सब ऐसे प्रश्न हैं कि इनके लिए आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। नॉर्मली ये सब बुक में नहीं मिलता है। भाई गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, उन्होंने वहाँ पे टॉलस्टॉय है, फिनिक्स फॉर्म, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें इशू नहीं होता है। लेकिन अब ये जो इस तरह से प्रश्न है, अब इसमें क्या सही हो सकता है, तो थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा। अब इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आयोग के जब आंसर की आएगी तभी क्लियर हो पाएगा कि इसमें से एक्चुअल ऑप्शन सही कौन सा है। ये मतलब ए आर दोनों सही हैं, एक्चुअल आपस में एक दूसरे की जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये इस तरह से जो प्रश्न है थोड़ा सा ज़्यादा है इस पेपर में, जिसमें से सोचना पड़ता है। बाकी और अगर मैं इसमें कहूँ कि जो प्राचीन इतिहास का प्रश्न था वो तो लगभग सिंपल था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर आपको फैक्ट आपने पढ़ा है रुद्रमा देवी के बारे में और गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में तो आप सिंपली उसको निकाल ले जाएंगे। मध्यकाल में इस बार बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजी पूछी गई, मतलब कि जो मिडिवल एरिया है वहाँ पे जितने भी शासक रहे उनकी क्रोनोलॉजी, इसमें फिर सैयद वंश के सारे शासन जितने भी रहे उनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली गई। उसके बाद फिर जहांदार शाह और सारी चीज़ों को, मोहम्मद शाह, इन सब सारी चीज़ों की क्रोनोलॉजी पूछ ली गई। तो प्रश्न बहुत ज़्यादा कोई टफ इनको नहीं कहा जाएगा। ये है कि अगर आपने नॉर्मल बुक कोई भी बुक पढ़ी है तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हिस्ट्री थोड़ा सा एक अलग लेवल पे था इस बार, क्योंकि 2-3 प्रश्न हिस्ट्री के इसी तरह से पूछे गए थे। भारत के भूगोल की बात करें तो अगर आपने मैपिंग सीरीज कर रखी है और आपने अच्छे खासे फैक्ट पढ़ रखे हैं और दूसरी चीज़ आपने एनसीईआरटी कर रखी है तो आपको जियोग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही वर्ल्ड जियोग्राफी थी। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी मिला जुला लगभग पिछला ही रहा है लगभग। उसमें 2-3 प्रश्न ऐसे ज़रूर रहे हैं कि थोड़ा सा सोचना आपको पड़ता है कि उसमें मतलब हम ये कहें कि कुछ कंसेप्चुअल डेटा आप इस तरह से कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है वो रखा गया था। बाकी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं, सीधा सीधा फैक्ट आपसे पूछा गया था, कुछ आर्टिकल पूछे गए थे उनको मैचअप करना था, महान्यायवादी के बारे में पूछा गया था, फिर ग्राम पंचायत के बारे में। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, कई बार प्रश्न मतलब आती रहती हैं। एक अगर यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल में भी खैर बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं था, सीधा सीधा फैक्ट पे बेस्ड प्रश्न था। 1-2 प्रश्न ऐसे ज़रूर थे जिनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता था कि उनका आंसर क्या हो सकता है। कि जैसे उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने उसको आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है और कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। ये सारे प्रश्न जो थोड़ा से ये सब थे कुछ असर्शन वाले। बाकी और जितने भी प्रश्न आए थे कि जो मखदूम पूछा गया था, ये सही, मतलब ये बेसिक प्रश्न थे, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। हर बार इसको लोग पढ़ते भी हैं और वो अपना करते हैं। हाँ, फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में थोड़ा सा अलग लेवल, रसायन विज्ञान के खैर कोई बात ही नहीं है। और जीव विज्ञान के जो प्रश्न आए थे वो भी सीधे सीधे मैच करने के लिए आए थे।
कि रतौंधी है, ये विटामिन ई, इन सब सारी चीज़ों के बारे में। गणित रीजनिंग के बारे में आप समझ रहे होंगे, और विविध और चित्रकला के बारे में ये तो अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी है 6 to 12 तो आपको सीधा सीधा प्रश्न ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि जो लेपाक्षी कला है ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे। तो इस तरह से ये सारी पूरा पेपर ये था। अब अगर इसमें हम ये देखें कि कट ऑफ क्या हो सकता है, तो ये तो खैर एक्चुअल जो कट ऑफ होगा वो आयोग के थ्रू ही डिसाइड होगा कि आयोग कितना जो कट ऑफ होता है वो क्या है क्या नहीं है, वो वही जानेंगे। लेकिन ये है कि एक बार आंसर की आ जाए आयोग के थ्रू से, प्रश्न मिला लिए जाएं, फिर उसके बाद हम इसको डिसाइड करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बाकी लास्ट ईयर के जो कट ऑफ है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिए, ये 129, 130, 122 ऐसे इस तरह से जा रहे हैं पूरे। बाकी आपने आंसर की हमारे मिलाए भी होंगे और सारी चीज़ों को देखा भी होगा, तो उस हिसाब से आप हमें कमेंट करिएगा कि आपके कितने सही आ रहे हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि जो अभी 17 मार्च को पेपर होने वाला है उसके लिए हम क्या रणनीति रखें जिनसे कि बेहतर चीज़ों को कर सकें। ठीक है, तो 17 मार्च 2024 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की डेट है। आई थिंक आप सभी लोगों को याद होगा। तो इसमें देखिए अभी के जो पेपर से एक मैं कंक्लूजन कहूँ कि ये निकलता है, तो सबसे पहला आप काम ये करिए कि आप एनसीईआरटी को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ जाइए। एनसीईआरटी का सार नहीं, एनसीईआरटी को पढ़ने की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना और एनसीईआरटी के सार को पढ़ना दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। एनसीईआरटी जो समरी होती है उसमें आप पर्टिकुलर सिंगल एक फैक्ट पढ़ते हैं, उसको हम फैक्ट कहते हैं कि हाँ ये चीज़ें कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई, वो सीधे सीधे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो उससे आपको एक अपनी थिंकिंग को डेवलप करने का मौका मिलता है। जैसे कि वो गांधी जी वाला प्रश्न था, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में अपनी जो एक राय है वो रख सकते हैं। या हिस्ट्री में एक प्रश्न और मैं आपको बताऊं, संवाद कौमुदी के बारे में पढ़ा गया, लिखा आया था कि एक बंगाली साप्ताहिक है जिसके संपादक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। अब लगभग सभी बुकों में लिखा रहता है राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी के संपादक हैं। उसका जो रीज़न दिया गया था कि विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए। अब ये जो फैक्ट है, इसका जो रीजन है, ये नॉर्मली किताबों में नहीं लिखा रहता है। हाँ, ये लिखा रहता है कि हाँ विधवा विवाह का विरोध किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें, ये तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक थिंकिंग डेवलप करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है, और एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़िए। तो पहला काम तो आप जितनी भी एनसीईआरटी हैं, अब वो न्यू है ओल्ड है चाहे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। अब न्यू भी अच्छी आ गई हैं, तो आप एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से कवर करिए। दूसरा काम आपको जो करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आपको लास्ट ईयर के प्रश्न जितने भी आए हैं उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे तो ये समझिए कि आपको एक बेहतर समझ हो जाएगी। अगर मान लिया यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में एसर्शन और रीजन वाले प्रश्न आ भी रहे हैं तो भी उनको करने में आप सक्षम होंगे। नॉर्मली अगर आपने जैसे मान लिया जियोग्राफी को ले लिया, अब जियोग्राफी में अगर आपने सिर्फ फैक्चुअल डेटा देखा है, जैसे कि अभी प्रश्न ही आया था आरओ में कि उनको नॉर्थ टू साउथ शायद अरेंज करना था, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट को। अब आपने खाली ये पढ़ा कि हाँ थाल घाट कहाँ है, भोर घाट कहाँ है, पाल घाट कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इनको जब अरेंज करना होता है नॉर्थ टू साउथ या फिर इस तरह से, या और भी इस तरह से प्रश्न हैं जो कि आ सकते हैं, या जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पासेज हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे पासेज हैं, तो इनको अरेंज करने के लिए आपको मैपिंग करनी ज़रूरी होगी। तो जियोग्राफी के लिए आप सबसे पहला काम तो आप एनसीईआरटी करेंगे, उसके साथ एक जो मैपिंग की सीरीज है कोई भी कर लीजिए, मेरा कर लीजिए या किसी का भी कर लीजिए, जिसको आपका मतलब जो आप सुटेबल समझ रहे हैं कि बेहतर है, तो वो आप उसमें मैपिंग के साथ जियोग्राफी को कंप्लीट करिए और उनके लास्ट ईयर के प्रश्न। तो ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट में करिए और इसको बेहतर तरीके से करिए, एनसीईआरटी को पूरा कवर करिए। एनसीईआरटी आपको एक बेहतर समझ प्रोवाइड करेगी, और जो लास्ट ईयर के प्रश्न होंगे आप उनको उसमें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अपनी एनसीईआरटी में आपने जो एनसीईआरटी पढ़ रखी है उसको आप इम्प्लीमेंट कहाँ पे करेंगे, तो वो आपके लास्ट ईयर के प्रश्न होंगे। उसके बाद भी अगर आपके कुछ फैक्ट होते हैं, देखिए पेपर है तो उसमें 2 4 10 प्रश्न तो ऐसे ज़रूर आते हैं कि जो हमें लगता है कि ये नहीं हमने पढ़े हैं या हमने कभी देखे ही नहीं है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये हमेशा होता है, ये नेचुरल है। यूपी पीसीएस के लिए मेरी तरफ से मैं जो कहूँगा वो पहली चीज़ एनसीईआरटी, और दूसरी चीज़ जो लास्ट ईयर के प्रश्न हैं, यूपी पीसीएस के लास्ट ईयर के प्रश्न और एनसीईआरटी, इन दोनों को मैचअप करके अभी लगभग 1 महीने से ज़्यादा का ही समय है आपके पास, और आप इनको बेहतर तरीके से करिए, मन लगा के करिए, अच्छी खासी मेहनत लगा के करिए, तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। आपको ऐसा नहीं फील होगा कि हाँ मतलब मुझे सोचना पड़ेगा कि होगा या नहीं होगा इन सारी चीज़ों में, ये सारा सब कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी थी कि क्या है, किस तरह से कैसा है, और फिर पेपर का एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें।
या फिर जो अभी 17 मार्च को पेपर होने वाला उसके लिए क्या रणनीति रखी जाए कि बेहतर से बेहतर टाइम, कम समय में हम बेहतर तरीक़ों से अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे, इनको वन बाय वन हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया। इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। यूपीपीसीएस के लिए सारी चीज़ें हम फिर से स्टार्ट करेंगे, उसमें एनसीईआरटी की समरी होगी और जो लास्ट ईयर के प्रश्न होंगे उनको वन बाय वन डिस्कशन और सारी जो काफ़ी चीज़ें होंगी वो हम चैनल पे अपने करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।